उसकी चीख हवा में गूंज उठी। उसकी ताकत एकदम से बदल गई। सुपर सोल मोड के सक्रिय होते ही ध्रुव के खून की तरह लाल बाल सुनहरे हो गए, जैसे जलते अंगारों की लपटें हवा में लहरा रही हो। उसके शरीर में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शक्ति उसके पुराने शरीर से भी अधिक प्रबल हो गई थी। उसकी हर काली हड्डी मानो जल रही हो, और बिना कोई शक्ति छोड़े ही उसका शरीर हवा में तैर उठा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर उठा रही हो। ध्रुव के दोनों हाथों में और मुंह में 3 ब्लेड आ गए। उसने हमला किया, या 3 भयानक वार सीधे आकाश को चीर गए। हवाएं कांपने लगीं, चारों ओर जैसे कुछ फटने लगा हो, और तभी सिस्टम की आवाज आई। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें कालसोल आभा की समझ प्राप्त हुई है। ध्रुव चौंक गया। उसे यह आभा हमेशा से चाहिए थी। वो लक की ड्रॉप में बैंगनी रंग की रोशनी में छिपी होती थी, जो सबसे कीमती चीज का संकेत था। क्या सच में सिस्टम 2 तो बाप निकला? ध्रुव खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन नई ताकत की जांच की। स्किल काल सोल आभा स्तर ताक 10 सितारे विवरण, एक सुपर सोल मोड और काल अस्थि बंधन के मेल से बनी। यह आभा बहुत ही खतरनाक हमला करती है। अगर सामने वाला दुश्मन ध्रुव से 3 स्तर नीचे हुआ तो वह सीधे बेहोश हो जाएगा। विवरण 2, यह आभा भारी दबाव को झेलने की शक्ति देती है। विवरण 3, जब यह आभा सक्रिय होती है तो बड़े बड़े योद्धा भी घुटनों पर आ सकते हैं। ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। यही चाहिए था, यही तो असली मजा है। अब रुकने का सवाल ही नहीं, उसने फिर से अपनी तकनीकों का अभ्यास शुरू कर दिया। 18 हॉल्स स्वर्गसार कुल। अब देखो कौन किसे पछाड़ता है और कौन किसे मिट्टी में मिला देता है। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक एक करके चीर दूंगा। अब महाविद्यालय में उसके लिए कुछ भी नया नहीं बचा था। ना कोई बीस्ट, ना कोई मिशन। अब अगर उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी तो बस एक ही रास्ता बचता था, अपनी तकनीकों को और धारदार बनाना। डार्क ड्रैगन गॉड स्लश सोमसूत्र सुपर सोल मोर काल अस्थि बंधन, इन सब तकनीकों का वो बिना थके दिन रात अभ्यास कर रहा था। हॉल की बड़ी प्रतियोगिता में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा था। ध्रुव का लक्ष्य साफ था, हर दिन हर पल खुद से और ज्यादा शक्तिशाली बनना, इतना कि पिछले दिन का वह खुद आज के सामने बौना लगे। काल अस्थि बंधन की शक्ति लगातार उसके शरीर पर गहरा असर डाल रही थी, दर्द देती तुरती पर। ध्रुव रुका नहीं। उसने सब सहा, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना था। अंत में जब डेविल गॉड स्पेस का समय खत्म हुआ तो वह बाहर निकला, लेकिन उसने आराम नहीं किया। वो सीधे ध्यान में बैठ गया, आंखें बंद की और उस हर एहसास को खुद में समेटने लगा जो उसने उस स्पेस में जिया था। एक पूरी घड़ी बीत गई, फिर ध्रुव ने 2 घंटे आराम किया। इस बीच बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी थी। सुबह हो चुकी थी, सूरज की पहली किरणें धरती को जगाने लगी थीं। अब ध्रुव अपने आंगन में बैठा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, स्वॉर्ड सेंस एक ऐसी कला है जिसमें दुश्मन को आंखों से नहीं, बल्कि स्वॉर्ड इंटेंस से देखा जाता है। यह तुम्हें दुश्मन की 3 कमजोरियों की तरफ ले जाता है। हर बार पहले से ज्यादा असरदार होता है। आखिरी वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें पहले 2 वारों की पूरी ताकत जुड़ जाती है। अगर तुम्हें एक ही वार में दुश्मन को गिराना है तो पहले दोनों वार बिल्कुल स्टक और तेज होने चाहिए। ध्रुव की बातें एकदम शांत लहजे में निकल रही थी। ओजा उसे ध्यान से सुन रही थी। एस्पीरा भी पूरी लगन से सुन रही थी, और रीवा भी एकदम गंभीर थी। सिर्फ एक दिन में इन तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। अब यह तीनों एक दूसरे की पक्की साथी बन गई थी। ध्रुव के लिए अब किसी एक को अलग से समझाना मुश्किल था, क्योंकि तीनों ने एक साथ मिलकर एक टीम बना ली थी। ध्रुव ने फिर कहा, और एक बात चाल, यह चाल तो जैसे स्वॉर्ड सेंस तकनीक के लिए ही बनी हो। इसकी अजीब और उलझाने वाली चाल तुम्हें तलवार की असली ताकत से जोड़ती है। जब भी स्वॉर्ड सेंस तकनीक सीखनी हो, इसे साथ में सीखना चाहिए। फिर ध्रुव ने पास से एक पतली सी टहनी उठाई और बोला, अब ध्यान से देखो। उसने उस टहनी को हाथ में लिया, और जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा डाली, उसका शरीर हवा में एक धुंधली सी परछाई की तरह हिलने लगा, कभी बाएं कभी दाएं, जैसे वो किसी एक जगह टिक ही नहीं रहा हो। उसी दौरान में उसकी चाल चल रही थी। उसकी टहनी तलवार की तरह हवा में वार कर रही थी। हर वार बिल्कुल सटीक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य कला हो। ओझा उसकी हर हरकत को अपनी आंखों में उतार रही थी। उसके दिल में एक गहरा भाव आया। शुक्रिया। ध्रुव ने उसे उम्मीद दी, एक नया रास्ता दिखाया था जो उसे पहले कभी नजर नहीं आया था। आधे मिनट में ध्रुव ने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली और बोला, ठीक से देखा ना, अगर और कुछ नहीं है तो ट्रेनिंग जारी रखो। अब उसकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी, जैसे कोई सच्चा शिक्षक बोल रहा हो। फिर वो ओझा से बोला, मेरे कमरे में चलो, जरा बात करनी है। ओझा चौंक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई और वो धीरे से बोली, क्यों? कमरे में क्यों?
एस्फीरा भी चौंक गई। ध्रुव, तुम क्या करने जा रहे हो? रीवा भी फौरन बोल पड़ी। भाई, दिन का उजाला है, इतनी गंदी हरकत अब दिन में ही करने लगे हो। मैं ओ भगवान! ध्रुव एकदम घबरा गया। तुम लोग हर वक्त इतना उल्टा क्यों सोचते हो? थोड़ा तो दिमाग साफ रखो। मैं ओजा को सिर्फ एक जरूरी काम के लिए बुला रहा हूँ। उसे लगा जैसे तीनों का डर यही है कि वो ओजा को कमरे में ले जाकर कुछ गलत कर देगा। हालांकि सच यह था कि इन तीनों में से सिर्फ ओजा ही ऐसी थी जिस पर ध्रुव की नजर अटकती थी। उसके अंदर एक गहराई कि एक ऐसा आकर्षण जो किसी को भी खींच ले, लेकिन फिर भी ध्रुव का मन अभी वैसा नहीं था। एस्फीरा की आंखें झुक गईं। उसे महसूस हुआ कि उसने गलत समझा। रीवा ने हंसते हुए जीभ बाहर निकाली। अगर काम है तो हम भी साथ चलेंगे। पता तो चले तुम कितने पवित्र हो। सुना है पहले कभी शैडो ब्लेड हॉल में किसी ने ओजा को जबरदस्ती चूम लिया था। ओजा का चेहरा और भी लाल हो गया। ध्रुव ने सिर पकड़ लिया। तुम सबसे ज्यादा गंदी सोच रखती हो, रीवा। और फिर वह तीनों को साथ लेकर कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचकर वह गंभीर हो गया। मुझे सजा मिली है तो अब मैं सब चक्र महाविद्यालय से बाहर नहीं जा सकता। ओजा, तुम पहले एक मास्टर रह चुकी हो। भले ही अब हॉल से निकाली जा चुकी हो, पर तुम्हारा दर्जा वही है। तुम बाहर जा सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम नक्षत्र नगर जाओ। वहां मेरी बहन मेघना है जो शिवगिरी संघ की मालिक है। उससे कहना कि अर्कराज कुल में अपने किसी भरोसेमंद आदमी को भेजें। वहां के सारे हकीम और जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सबको नक्षत्र नगर ले आए। जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कम समय है। ध्रुव की आवाज में ठोस फैसला था और उस फैसले के पीछे एक आने वाले तूफान की आहट भी। पहले तो उसका इरादा था कि वेदिका जाकर यह सब संभालेगी, पर वह अभी ट्रेनिंग में थी। इसीलिए मजबूरी में उसे मेघना से कहना पड़ा कि वह किसी को भेज दे जो यह सब देख सके। बोलते हुए ध्रुव अपनी आखिरी आत्मविस्फोटक पिल निकाली और कहा, यही मेरी पहचान होगी। फिर उसने ओजा से कहा, और हाँ, मेरी बहन को बताना कि पश्चिमी मरुभूमि से कुछ लोग आने वाले हैं। वह सब मेरे दोस्त हैं। उन्हें पूरा आदर सत्कार मिलना चाहिए। उसे लग रहा था कि एजकांत और बाकी साथी अब तक पहुंचने ही वाले होंगे। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक हॉल प्रतियोगिता लग रही थी, लेकिन हकीकत में यह ध्रुव की स्वर्ग सार्कुल से दूसरी लड़ाई थी। पहली लड़ाई वो जीत चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, खासकर शिवगिरी संघ के लिए, जो लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। नक्षत्र नगर में उनका कारोबार रुकसा गया था। इस बार ध्रुव का इरादा उन्हें पूरी तरह मिटा देने का था। उसे न सिर्फ प्रतियोगिता जीतनी थी, बल्कि उनके व्यापारिक गठबंधन को भी तोड़ना था। फिर ध्रुव ने एक तीसरे स्तर का राक्षसी क्रिस्टल निकाला और कहा, इसे मेरी बहन को देना और कहना कि इसकी खबर पूरे नगर में फैला दे। मैं इस राक्षसी क्रिस्टल की मदद से प्रतियोगिता में बवाल मचाने वाला हूँ। और प्रतियोगिता के अगले दिन एक नीलामी होनी चाहिए जिसमें यह क्रिस्टल हो। और साथ में वो थोड़ा रुका, फिर बोला, और मून शैडो स्वर्ड का एक टुकड़ा भी। मून शैडो स्वर्ड अमृतद्वीप की एक सर्वोच्च दिव्यास्त्र मानी जाती थी। उसका टूट जाना और खो जाना सभी के लिए बहुत दुख की बात थी। पहले तो ध्रुव मोनाक कवच से चर्चा बनाना चाहता था, लेकिन उसकी पहचान इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन मून शेडो स्वॉर्ड का नाम वो तो पूरे इलाके में तहलका मचा सकता था। शायद इसी बहाने उसके बचे हुए दो टुकड़े भी किसी के पास से निकल आए। उसके पास उसका खाका था। उसे बस दो टुकड़े चाहिए थे और एक स्वॉर्ड दिल। फिर मून शेडो स्वॉर्ड को दोबारा बनाया जा सकता था। नावेद की स्वर्ग विच्छेदक तलवार या फिर स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी, दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं थी। वैसे ध्रुव के पास अब भी एक दिव्यास्त्र था, ड्रैगन लंस। वो ऐसा अस्त्र था जो किसी भी ताक को खत्म कर सकता था। ओजा ने सब कुछ ध्यान से सुना और सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। वो सारा सामान लेकर तुरंत नक्षत्र नगर की तरफ रवाना हो गई। उधर एस्फीरा ध्रुव को गौर से देख रही थी। यह पहली बार था जब वह किसी लड़के को इतने ध्यान से देख रही थी। वो उसे इस समय बहुत अलग लग रहा था। जब वह गंभीर होता था तब कुछ और ही नजर आता था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी किसी मदद आ सकूं तो बताना। ध्रुव ने जवाब दिया, मुझे हर तरह की जड़ी बूटियों की जरूरत है। मुझे एक ऐसी पिल बनानी है जो कोई और ना बना सके। अभी तक अर्कराज कुल के लोग नहीं पहुंचे थे और जड़ी बूटियों की कमी ध्रुव के लिए बड़ी रुकावट थी। उसे अपने औषध निर्माण कौशल में एक नई छलांग लगानी थी। अब आम पिल काम नहीं आने वाली थी। स्वर्गसार कुल में वैसे भी कई ऊंचे दर्जे के हकीम थे। उसे एक ऐसी पिल बनानी थी जो सबके लिए चौंकाने वाली हो। ऐसी पिल जो स्वर्गसार कुल भी ना बना सके। यही वो चीज होगी जिससे शिवगिरी संघ दोबारा खड़ा हो पाएगा। एस्पिरा थोड़ी चौंकी। क्या तुम पिल प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे? ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ, रीवा ने चकित होकर पूछा। बड़े भाई, अब पिल बनाना भी जानते हो? ध्रुव हंस पड़ा, बड़ा भाई बहुत कुछ जानता है। रीवा की आंखें और भी चमक उठी। अब उसमें ध्रुव के लिए और भी ज्यादा सम्मान आ गया था। एक महीना भी नहीं बचा था और ध्रुव को बहुत कम वक्त में हर तरफ से खुद को तैयार करना था। खासकर औषधियों में उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचना था।
लेकिन वह अभी भी सोच में था। कोई खास पिल दिमाग में नहीं आ रही थी। तभी एस्फीरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, जड़ी बूटियों की जिम्मेदारी मेरी। उसी पल ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, पूर्वज, क्या कोई तरीका है जिससे मैं डार्क वर्ल्ड की पिल्स यहाँ बना सकूं? हर दुनिया का स्तर अलग होता है और डार्क वर्ल्ड का स्तर यहाँ से कहीं ऊंचा था, तो इसका मतलब साफ था कि वहाँ की पिल्स भी ज्यादा ताकतवर होंगी। ध्रुव के सवाल पर पूर्वज रुद्रदेव ने बड़ी शांति से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। डार्क वर्ल्ड की पिल वैसे की वैसे यहाँ नहीं बन सकती, और अगर बन भी जाए तो उनके लिए यहाँ जरूरी जड़ी बूटियां ही नहीं मिलेंगी। ध्रुव का चेहरा उतर गया। फिर आपने ये बात बताई ही क्यों? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं पूर्वज? वो तो सोच ही रहा था कि कौन सी पिल बनानी है, और जैसे ही उसे ये ख्याल आया, पूर्वज रुद्रदेव ने मानो उसके ख्यालों पर पानी फेर दिया। रुद्रदेव हंस दिए। अरे घबराओ मत, हम डार्क वर्ल्ड की पिल को वैसी की वैसी नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है उससे यह नामुमकिन नहीं है। बस थोड़ा धैर्य और मेहनत चाहिए होगी। जो जड़ी बूटियां यहाँ नहीं थीं, उनकी जगह पर उनके जैसी गुणों वाली दूसरी जड़ी बूटियों को खोजकर मिलाकर और सही संतुलन में डालकर काम चलाया जा सकता है। लेकिन यह काम उतना भी आसान नहीं था। पिल बनाना कोई सीधी साधी चीज नहीं होती। यह बहुत सारे प्रयोगों, नाकामियों और समय के साथ समझने की चीज है। कई बार तो किसी एक पिल को बनाने में उम्र बीत जाती है। इसी वजह से बहुत से पुराने नुस्खे आज भी अधूरे हैं। रुद्रदेव ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लड़के, डार्क वर्ल्ड की पिल को यहाँ बनाना बहुत कठिन है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। फैसला तेरा होगा। सोच समझ के कदम बढ़ाना। और अब तो बस 20 दिन ही बचे थे। इतनी जल्दी में एक दमदार पिल बनाना, वह भी नई तरह की, यह कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन ध्रुव ने बिना रुके कहा, मैं तय कर चुका हूँ। मुझे डार्क वर्ल्ड वाली पिल ही बनानी है। आम पिल्स अब किसी काम की नहीं। स्वर्गसार कुल वाले फिर उसकी नकल कर लेंगे, जैसे पिछली बार किया था। इस बार मैं उन्हें कोई मौका नहीं दूंगा। रुद्रदेव मुस्कुराए, तो फिर देर मत कर। वक्त बहुत कम है। ध्रुव ने सिर हिलाया। ठीक है। उसी वक्त एस्फीरा ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, ध्रुव सब ठीक है? ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे हर तरह की जड़ी बूटियां चाहिए। जितनी भी मिल सके जल्दी जुटाओ। अब ध्रुव को वही पिल बनानी थी जो पहले किसी ने नहीं बनाई हो। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं था। उसे एक एक प्रयोग करके देखना होगा, बार बार फेल होना पड़ेगा, लेकिन शायद इसी में उसका जवाब छिपा हो। अगर वो डार्क वर्ल्ड की पिल को एक नए रूप में तैयार कर पाया तो हर कोई हिल जाएगा, और यही मौका होगा जब शिवगिरी संघ को फिर से खड़ा किया जा सकेगा। एस्फीरा ने जोश में कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। आज रात तक सब कुछ तुम्हारे पास होगा। तभी रीवा ने ध्रुव की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, भाई, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, तुम बस शांत रहो और प्यारी लगो, यही बहुत है। फिर ध्रुव वहां से उठकर रुद्रसेन के आंगन में पहुंचा। वहां एक अजीब सी शांति थी। न गौरांग था, न वेदिका, न तिमरा, न रायगढ़। सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। इस साल की हॉल प्रतियोगिता के लिए सब ने जान लगा दी थी। रुद्रसेन और यशवंत भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पिछली हार के बाद अब वापसी जरूरी थी, इसीलिए वो अपनी सीमाओं से आगे जा रहे थे। ध्रुव भी फिर से चक्रयोग हॉल पहुंचा, जहां उसने हैदर और बाकी साथियों को कुछ नई तकनीकें सिखाई। राक्षसी क्रिस्टल से उनकी ट्रेनिंग और तेज हो गई थी, जैसे किसी में आग लग गई हो। अब हर दिशा में प्रगति हो रही थी और सब कुछ तूफान की तरह बढ़ रहा था। ध्रुव के पास बहुत कम समय था, मगर उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। नक्षत्र नगर स्वर्गसार कुल का आंगन खलील को पिछले 3 महीने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठना पड़ा था। कुल के 100 से ज्यादा खास शिष्यों की मौत का ठीकरा उसी के सिर फोड़ा गया था। यह उसके लिए एक बड़ी सजा थी और पूरे कुल में उसकी इज्जत को जबरदस्त झटका लगा था। लेकिन जैसे ही उसकी सजा पूरी हुई, वो बाहर आया और एक पल भी बर्बाद किए बिना सप्तचक्र महाविद्यालय के सभी 18 हॉल्स के अध्यक्षों और मास्टर्स को पैसे और दबाव से अपने पाले में कर लिया। अब पूरा महाविद्यालय हलील की मुट्ठी में था। हलील की मुस्कान में ठंडापन था। उसने खिड़की से बाहर देखा और बोला, स्वर्गसार कुल को सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रवेश से रोकना चाहते हो तो रोक के दिखाओ। वो फिर बोला, अभी प्रतियोगिता में 26 दिन बाकी हैं। इस बार जो बेइज्जती हमें सहनी पड़ी थी, उसका बदला हम कई गुना ज्यादा लेंगे। उसके भीतर एक ही नाम गूंजा। ध्रुव उसने अपनी मुट्ठी भी ली। उसके शरीर से उठती ऊर्जा हवा में गूंज पैदा कर रही थी। इन महीनों में उसने अपनी शक्ति को और भी ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया था। अब वह और ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। उसकी आंखों में जलन थी, नफरत थी। वो बोला,
ध्रुव, इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तू बच गया तो मैं अपना कुल नाम छोड़ दूंगा और तेरा रख लूंगा। 6 महीने, पूरा आधा साल बीत चुका था। हर दिन हलील यही सोचता था, ध्रुव का सिर उसके पैरों में हो। अब वह घड़ी पास थी। तभी एक एल्डर ने धीमे से कहा, प्रतियोगिता के निर्णायक तो अमर महल के एल्डर्स होंगे। अगर उन्होंने ध्रुव का पक्ष लिया तो खलील ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी चिंता मत करो, यह सब नावेद पहले ही तय कर चुका है। उसकी शक्तियां अब लगभग मूलवीर स्तर तक पहुंचने वाली हैं। डीमन स्लेयर की उपाधि बस उसी के लिए बनी है। खलील हंस पड़ा। इतने सालों में कोई दूसरा डीमन स्लेयर नहीं आया, और अगर आया भी तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। उसके लिए डीमन स्लेयर की उपाधि बस एक तरीका था, स्वर्गसार कुल की शान बढ़ाने का। अगर कोई और डीमन स्लेयर आ गया तो नावेद की चमक कम हो जाती, और यह स्वर्गसार कुल कभी नहीं चाहता। तो जो भी डीमन स्लेयर आएगा उसे मिटा दिया जाएगा। तभी एक और एल्डर ने कहा, कुलपति, 2 दिन पहले कुछ लोग शिवगिरी वासिका में दाखिल हुए थे। वह नक्षत्र नगर के नहीं है, ना ही शिवगिरी संघ से जुड़े हैं। आज तक बाहर नहीं निकले। हम अभी तक पता नहीं लगा पाया कि वह कौन है। खलील के चेहरे पर गुस्सा और हिकारत आ गई। शिवगिरी संघ अभी भी भागे नहीं। मौत की छाया में जीने का क्या मतलब है? वह दांत पीसते हुए बोला। मेघना, तुझे ऊपर उठना है ना? पहले ध्रुव को निपटाने दे, फिर तेरी बारी आएगी। क्या मैं एक औरत से नहीं निपट सकता? अब स्वर्गसार कुल की चालें भी पहले से अलग हो चुकी थी। इस बार हर बात का हिसाब लिया जाएगा। केवल स्वर्गसार कुल ही नहीं, बल्कि पश्चिमी अंधकार लोक से चंद्र नेत्र, अमर महल से बुर्जुग स्वर्गेश्वर और शून्य भूमि से दारकाश जैसी बड़ी ताकतें भी इस बार की हॉल प्रतियोगिता पर नजरें गड़ाई थीं। रात का वक्त, एस्फीरा तेजी से लौटी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह किसी परेशानी में है। उसने एक स्पेस रिंग ध्रुव की तरफ बढ़ाई और बोली, यह जड़ी बूटियों से भरी है। इतना कहने के बाद वह बिना कुछ और बोले कमरे से निकल गई। ध्रुव कुछ पूछना चाहता था, मगर रुक गया। उसे पता था कि अगर एस्फीरा को कुछ कहना होगा तो वह खुद कहेगी, ज्यादा देर बाद। नहीं नहीं, ओजा भी जल्दी जल्दी चक्रयोग हॉल में पहुंची और बोली, ध्रुव, जिन लोगों का जिक्र तुमने किया था वह सब आ गए हैं। वो अब शिवगिरी वासिका में है। मेघना वहां सब संभाल रही हैं, और कुछ भरोसेमंद दूत अर्कराजकुल की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 15 दिन के अंदर वह वहां पहुंच जाएंगे। ध्रुव की आंखों में हल्की चमक आ गई। जग्गा और एजकांत भी आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। उसे डर था कि कहीं स्वर्गसार कुल वाले मेघना और उसके साथियों पर हमला ना कर दें। लेकिन अब जब जग्गा और एजकांत जैसे योद्धा उनके साथ हैं तो थोड़ा चैन मिला। और ऊपर से आरू भी है। वह तो अपने आसपास की हर चीज को दूर से ही भांप सकती है। ओजा ने कहा, एजकांत काका ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की चिंता मत करना, पहले जो जरूरी है वह पूरा कर लो। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं उनकी बेटी की आंखें ठीक करने का तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। फिर उसने ओजा की ओर गंभीर नजर से देखा। ओजा उसकी वो नजर देख मुस्कुरा दी और मजाक में बोली, क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ अजीब लग रहा है? ध्रुव ने मन में सोचा, इसका वॉल गॉड वाला मिशन कब पूरा होगा यार? फिर हंसते हुए बोला, तुम बहुत सुंदर हो। ओजा के गाल थोड़ा गुलाबी हो गए। वो बोली, यह मजाक का वक्त नहीं है। हॉल प्रतियोगिता कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर तुम्हें अपना खुद का हॉल शुरू करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सबको चौंका दे। ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? उनके बीच पहले भी कई बार इस तरह की बात हो चुकी थी, लेकिन ओजा कभी हाँ नहीं कहती और ना ही कभी साफ इनकार करती। अब ध्रुव ने सोचा, अब की बार सीधा वार करना चाहिए। ओजा ने उसकी ओर देखा और राजसी मुस्कान के साथ बोली, जब ऐसा करोगे तब बात करेंगे। ध्रुव का दिल जोरों से धड़क उठा। मन में ख्याल आया, चलो उम्मीद तो है। तय रहा। उसने कहा। जाते जाते औजार रुकी, पलट कर बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगी। ध्रुव की आंखें चमक उठी। खास इनाम? उसका खून गर्म हो गया। एक बालिक सी कल्पना मन में कौंध गई। उस खास इनाम के लिए तो जान भी दे दूं। यह इनाम तो कुछ ज्यादा ही मजेदार लग रहा है। शायद इस जन्म और पिछले जन्म दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। उसकी यह सोच चलते चलते बीच में ही रुक गई, क्योंकि वह खुद ही अपनी सोच पर हंसने लगा। थोड़ी ज्यादा ही वयस्क सोच में बह गया था। तभी उसके अंदर से पूर्वज रुद्रदेव की आवाज आई। हाय नीच इंसान, ध्रुव ने चिते हुए कहा। बुढ़े, क्या जाने जवानी क्या होती है। रुद्रदेव ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुझे डार्क वर्ल्ड का पिल नुस्खा नहीं चाहिए? ध्रुव एकदम सीधा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, पूर्वज जी, आप तो हमारे चाचा जैसे हैं। अब से कभी घमंड नहीं करूंगा, कसम खाता हूं। सच्ची? रुद्रदेव हल्का सा मुस्कुराए। अब आयाना ऊंट पहाड़ के नीचे थोड़ी देर बाद डेविल गॉड स्पेस के अंदर धरती की ज्यादातर औषधियां ताकत बढ़ाने के लिए होती हैं। उनमें अमर ऊर्जा और आत्मिक शक्ति होती है।
जितनी ऊंची औषधि उतनी जबरदस्त शक्ति। जब तुम्हारी शक्तियां एक बिंदु पर अटक जाएंगी, तब एक छोटी सी पिल भी तुझे नई दुनिया दिखा सकती है, सीमा को तोड़ सकती है। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए औषधियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ध्रुव ने चुपचाप सिर हिलाया। पूर्वज रुद्रदेव ने फिर कहा, डार्क वर्ल्ड की औषधियां कुछ अलग नहीं, लेकिन वहां एक ऐसी औषधि है जो धरती पर नहीं मिलती, शायद कभी मिलेगी भी नहीं। जीवांचल पिल। ध्रुव चौंक गया। जीवांचल पिल? वो क्या है? पूर्वज रुद्रदेव ने समझाया। यह दो चीजों से जुड़ी है, शक्ति चक्र और चेतना सागर। यह पिल इन्हें तेजी से बढ़ाती है। इसका असर यह होता है कि ब्रह्मांड की आत्मिक ऊर्जा को दुगनी रफ्तार से सोख सकते हैं। ध्रुव अवाक रह गया। दुगनी रफ्तार? यह तो बहुत बड़ी बात है। यह कोई मामूली असर नहीं था। शक्ति चक्र जितना ताकतवर होगा, उतनी तेज तरक्की, और चेतना सागर जितना गहरा, उतना ज्यादा ज्ञान और आत्मिक ताकत। अगर यह पिल हर किसी को मिल जाए तो पूरा जगह थिल जाए। ध्रुव अब खुद को रोक नहीं पाया, बोला, मुझे यह बनानी है, जल्दी बताओ कैसे बनती है। रुद्रदेव ने गंभीर होकर कहा, अभी नहीं, तेरे पास वो स्तर नहीं है। इस पिल की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। जब तक तू 9वें स्तर का संप्रसार या हकीम नहीं बनता, तब तक यह तेरे बस की बात नहीं। ध्रुव ने अपने कौशल की स्क्रीन देखी। अभी वह उस स्तर से बहुत नीचे था। उसने गहरी सांस की आंखें बंद की और फिर बोला, तो चलो शुरू करते हैं। काल अस्थि बंधन का छठा लेवल सक्रिय करो। ध्रुव का पूरा रूप बदल गया। वो सीधा 9वीं मंजिल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही नील ड्रैगन फर्नेस उसकी सोच से बाहर आ गया और उसमें आग भड़क उठी। अब उसे फिक्र नहीं थी सफलता की, उसे चाहिए था सिर्फ अभ्यास। विफल प्रयास। निपुणता पॉइंट्स जोन 1-2 विफल प्रयास। निपुणता पॉइंट्स जोन। एकून्य डेविल गॉड स्पेस की 9वीं मंजिल पर हर कोशिश बिजली की तरह होती थी। ऊर्जा कम लगती थी, लेकिन दिमाग पर बहुत जोर पड़ता। मगर ध्रुव को पता था, बस अब रुकना नहीं है। एक बार और ध्रुव फिर से एक जड़ी बूटी डालता है। फुर्सत के पलों में वो बुदबुदाया, सोम सूत्र फलक, हथेली सूत्र निपुणता, पॉइंट्स जोड़। एक 3 सुपर सोल मोड सक्रिय करो। अब वो पूरी तरह पागलों की तरह हर दिशा में खुद को झोंक चुका था। ओजा भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रही थी। वो अपनी तलवार तकनीक स्वॉट सेंस को शुरू से सीख रही थी। हर बार कुछ नया जोड़ती, हर चाल को ठीक करती। रीवा अपनी अग्निपंथ ब्लड लाइन को साधने में लगी थी। वह कभी कभी औषधियों की भी प्रैक्टिस करती। एस्फीरा का तरीका थोड़ा अलग था। वो कभी कभी बाहर जाती और जब लौटती तो उसके चेहरे पर कोई गहरी सोच या चिंता दिखती। रायगढ़ हिमेश अव्यान और बाकी पागल दरिंदे टीम के सदस्य भी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इस बार उनका मुकाबला किसी एक टीम से नहीं था, बल्कि अमृतद्वीप की सबसे बड़ी संस्था सप्तचक्र महाविद्यालय से था। और अब हारने का मतलब था सब कुछ खो देना। ध्रुव जी जान से मेहनत कर रहा था और उसके अपने लोग भी उसी जुनून से अपने आप को झोंक चुके थे। उधर दूसरी ओर हलील ने भी बिना कुछ बोले अपनी सारी तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा। वो ध्रुव को ऐसा खत्म करेगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी उभर ना पाएं, और उसके लिए अकेला स्वर्गासर कुल ही काफी था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। खलील ने 9 बड़े व्यापारिक संघों और सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 ताकतवर हॉल से भी हाथ मिला लिया, सिर्फ ध्रुव को खत्म करने के लिए। इन सब के सामने ध्रुव कुछ भी नहीं था, बस एक मामूली कीड़ा। स्वर्ग सारकुल अब इतना ताकतवर हो चुका था कि लोग उसका नाम सुनते ही थरथरा उठते। वो किसी प्राचीन देवता की तरह अजय लगने लगे थे, और यही हलील को पसंद भी था। पूरी ताक से किसी को कुचल देना, उसे अपने कुल की पुरानी हार का बदला लेना था। वो हार जो कभी शौर्य वंश ने दी थी। इस बार तुझे चीर के रख दूंगा, हलील ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाते हुए कहा, और उसके आसपास की हवा में एक साथ 18 पतली दरारें बन गईं। यह कुल्हाड़ी अपने आप में राक्षसी थी। स्वर्गसार कुल में इसका दर्जा स्वर्ग विच्छेदक तलवार से भी ऊपर था। एक सच्चा अद्वितीय दिव्यास्त्र ध्रुव ने इसे